दी बॉयज सीरीज़ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए बनाई गई है और वो कैसे, वो आज हम इस वीडियो में प्रूफ करके रहेंगे। मुझे इसका सीज़न 1 काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था और हुई मेरा फेवरेट कैरेक्टर था और होमलैंडर से तो यार डर सा लगने लगा था। लेकिन सीज़न 1 और सीज़न 2 के बीच में कुछ ऐसा बदलाव हुआ जिसकी वजह से पूरा शो कचरा बन गया। आज मैं आपको इस शो के 5 तरीके दिखाऊंगा जिससे पता चलता है कि ये शो सिर्फ टाइम पास कर रहा है और कैसे ये कैरेक्टर का कचरा कर रहा है, कैसे एक विलन को नालायक बना रहा है, फालतू का शॉक वैल्यू, ऑडियंस का ध्यान भटकाना और एक ही चीज़ को बार बार दोहराना। और हाँ, इसके पीछे का एक मैथमेटिकल प्रूफ भी है जो इन सबको आपस में जोड़ता है। अगर आप इस शो को देख रहे हो तो इस वीडियो के एंड तक आपको हर एपिसोड का एक पैटर्न नजर आएगा और शायद इस वीडियो के एंड तक आपका नज़रिया बदल जाए इस शो को देखने का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कैमरे में नहीं देखूंगा, मैं स्क्रीन में देखूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं कोई भी टॉपिक भूल जाऊं, इसलिए मैं स्क्रीन में से रीड करके आपको बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं हू की, जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है। वो इस पूरे शो का एक मोरल एंकर था, मतलब एक ऐसा बंदा जिसमें असली डर, गिल्ट और दुश्मनों के लिए थोड़ी सिंपैथी दिखती थी। वो बूचर से बिल्कुल अलग था और उसकी वजह से पूरी गैंग दरिंदा बनने से बच रही थी। लेकिन राइटर्स ने इस कैरेक्टर के साथ जो किया वो सच में यार बहुत घटिया था। उन्होंने एक इतने प्यारे और रिलेटेबल कैरेक्टर को सिर्फ एक मजाक बनाकर रख दिया। सीजन 1 में जब रॉबिन का मर्डर हुआ उसकी गर्लफ्रेंड का, तो हू एक बड़े ट्रॉमा से गुजरता है। पूरे सीजन में बाकी सभी कैरेक्टर ने उसके इस दुख और दर्द को सीरियसली लिया और बाकी यही रीजन था जिसकी वजह से हू ने दी बॉयज का ग्रुप ज्वाइन किया था। लेकिन फिर क्या हुआ, सीजन 2 से लेके सीजन 4 तक उसके इस ट्रॉमा का मजाक उड़ाया जाने लगा। हू के ऊपर कभी खून फेंक दिया जाता, कभी कोई उस पर वॉमिट कर देता, तो कभी उसे बार बार नंगा दिखाकर सस्ती कॉमेडी की जाती। क्यून मेव उसे ट्विंक बुलाती है और रशियन न्यूज़ पर उसे एक रोता हुआ कार्टून बच्चा दिखाया जाता है। राइटर्स ने जानबूझकर अपनी पूरी जान लगा दी हू के कैरेक्टर को बदनाम करने के लिए। अब सोचो, जब बूचर को पावर चाहिए होती है तो वो सब कहता है, लेकिन जब वही चीज हू चाहता है तो उसे इनसिक्योर और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का शिकार बोल दिया जाता है। हीरोगैज़म के बाद जब हू एनी को वहां से टेलीपोर्ट करके लाता है, उसके बाद का सीन दिखाना बड़ा मुश्किल लगता है। ह्यू एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है और ह्यू का फैन होने के नाते ह्यू का ग्राफ पूरा एक डर का सामना करते हुए एक स्ट्रॉन्ग बनने का कैरेक्टर था, पर इन राइटर ने उसे एक इनसिक्योर, एक डरा हुआ लड़का बना दिया जो कि अपनी ही गर्लफ्रेंड की पावर से चिढ़ रहा है। मतलब क्या यार। और इससे भी घटिया बात यह है कि सीजन 4 में उसका मल्टीपल टाइम सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है। इतने सीरियस टॉपिक पर बात करने के बजाय शो में इसका मजाक उड़ाया जाता है, उल्टा उसे ही ब्लेम किया जाता है। पैटर्न एकदम साफ है। सीजन 1 ह्यू के दुख की एकदम इज्जत करता है। सीजन 2 से 4 तक उसे कॉमेडी बना दिया जाता है। बुचर अगर पावर चाहता है तो वो प्रैक्टिकल है और ह्यू अगर पावर चाहता है तो वो टॉक्सिक है या फिर वो चिढ़ रहा है इसलिए वो पावर चाहता है। ह्यू का असल्ट हो तो वो एक जोक है। आप बस इमेजिन करो, अगर यही सब किसी फीमेल कैरेक्टर के साथ दिखाया जाता तो कितना बवाल हो जाता इंटरनेट पे। हर सीजन में हू का कैरेक्टर बेकार लिखा गया है और हर बार बदतर होता गया है उसका कैरेक्टर। सीजन 1 का होमलैंडर अब तक का सबसे खतरनाक विलन था। वो दिमाग से चलता था, कैलकुलेट था और एकदम अनप्रेडिक्टेबल था। लेकिन बाद के सीजन में वो एकदम प्रेडिक्टेबल, बेवकूफ और अजीब बन गया। सीजन 1 में सिर्फ वो धमकियां नहीं देता था, वो करके दिखाता था। उसने मेडेलिन स्टिलविल को एक झटके में मार दिया था। एक प्लेन क्रैश में उसने अपने पीआर के लिए सैकड़ों लोगों को मार दिया था। उसने छुप के असली टेररिस्ट को कंपाउंड वी बांट दिया था। अब इसकी तुलना बाद की सीजन के साथ करिए। कहाँ एक बंदा जो छोटी सी बात पे किसी भी बंदे को फाड़ देता था तुरंत की तुरंत, और कहाँ अब जो सिर्फ चिल्लाता रहता है पर करता कुछ नहीं है। 4 सीजन, 32 एपिसोड और दी बॉयज गैंग में से एक भी बंदा नहीं मरा। दुनिया का सबसे खतरनाक विलन 5 इंसानों और 2 कमजोर सुपर हीरोज के सामने 0% सक्सेस रेट लेके बैठा हुआ है। एक ऐसा विलन जो सबको मार सकता है सिवाय उन लोगों के जो उसे बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। मतलब क्या मजाक चल रहा है क्या यार। एग्जाम्पल के लिए सीजन 4 में जब ह्यू वेंट के एसी के डक में अंदर छुपा हुआ था, पता नहीं क्यों उस दिन होमलैंडर की सुनने और सूंघने की शक्ति ने काम करना बंद कर दिया। जब ह्यू के पसीने की एक बूंद होमलैंडर के कंधे पर जाकर पड़ी
तब जाकर उसे होश आया, और जब उसे पता चला तब भी हू जैसे एक आम इंसान को मार नहीं पाया। होमलैंडर बिना सोचे समझे यहाँ वहाँ लेजर चलाने लगा, जबकि वो आराम से सुनकर या सूंघकर उसकी लोकेशन पता कर सकता था। मैं मानता हूँ कि होमलैंडर जिंक के आर पार नहीं देख सकता, पर जिंक उसके बाकी सेंसेस को तो ब्लॉक नहीं कर सकता ना। शो में पहले ही दिखाया गया था कि उसके कान इतने तेज हैं कि वो दूसरे रूम में बैठे बंदे की हार्ट बीट तक सुन सकता है, या 20 मीटर दूर ग्रेस के फोन पर टाइपिंग की आवाज सुन लेता है। और इस सीन में उसे वेंट के अंदर रेंगता हुआ 90 किलो का आदमी नहीं सुनाई दिया। होमलैंडर की जो होशियारी और ताकत उसकी पहचान थी, उसे ही गायब कर दिया। अब एक ऐसे विलन को कैसे सीरियसली लोगे जो एक इंसान तक को नहीं मार पा रहा। हाँ, वो शो में बाकी आम जनता को बहुत मारता है, पर जब किसी मेन कैरेक्टर की बात आती है तो वो अचानक कमजोर और बुद्धू बन जाता है। होमलैंडर ब्लैक न्यूयॉर्क को एक मुक्के में ढेर कर देता है, पर क्यून मेव उससे अकेले लड़ जाती है और उस पर भारी भी पड़ने लगती है। ऐसा नहीं है कि मेव स्ट्रांग नहीं हो सकती, पर शो ने कभी हमें कोई ढंग का रीजन नहीं दिया कि मेव होमलैंडर के सामने कैसे टिक सकती है। होमलैंडर को हमेशा भगवान जैसा दिखाया गया है, पर मेव को हीरो बनना था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर होमलैंडर की ताकत को मिट्टी में मिला दिया। ये छोटी मोटी गलती नहीं है, राइटिंग का बहुत बड़ा एक इश्यू है। जब मन चाहे होमलैंडर को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना दो, और जब किसी मेन कैरेक्टर की बात आए तो उसके सामने उसे कमजोर और बुद्धू बना दो। मतलब यार कोई कंसिस्टेंसी ही नहीं है। और सबसे बुरा तो ये है कि 3 सीजनों में उसने लोगों को डराने के अलावा किया ही क्या है। बुचर एक लोहे की रॉड लेकर सूप्स को मार रहा था और वोट को हिला रहा है, और होमलैंडर ने क्या किया, बस रियान को अपने साथ मिला लिया और बस खत्म। बाकी सब तो सिस्टर सेज का प्लान होता है या किसी आम पब्लिक को मारना। मेन विलन और दुनिया का सबसे पावरफुल कैरेक्टर पूरे 3 सीजन तक बिल्कुल थल्ला बैठा रहता है। द बॉयज में हमेशा खून खराबा रहा है, और पहले ये शो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे सीजन आगे बढ़े स्टोरी को अच्छा लिखने के बजाय सिर्फ खून खराबा दिखाकर काम चलाने लग गए। ये इतना ज्यादा हो चुका है कि अब ऑडियंस को फर्क ही नहीं पड़ता। जब आप इस लेवल पर आ जाओ कि कोई एक आंटमैन कैरेक्टर जैसा किसी के बॉडी के अंदर घुसकर उसकी पूरी बॉडी फाड़ दे, तो ये स्टोरी का हिस्सा नहीं रह जाता। ये बस राइटर्स की नाकाम कोशिश है अपने आप को कूल दिखाने की। और सच बताऊं, द एंट मैन के सीन के बाद मैंने मन बना लिया था कि अब मैं आगे नहीं देखूंगा ये सीरीज, मैं इसे ड्रॉप कर दूंगा। पहले इस वॉयलेंस का एक मतलब होता था। रॉबिन की मौत दर्दनाक थी, पर उसने पूरी कहानी को शुरू किया। ट्रैंकुलेंट की मौत से ह्यू का कैरेक्टर ग्रोथ दिखा और वो शॉकिंग भी था। लेकिन अब पीनस एक्सप्लोजन और चलते चलते किसी का आइज स्केट से गला कट जाना, ये सिर्फ ऑडियंस को झटका देने के लिए डाला जाता है। इसका कहानी से कोई लेना देना नहीं है। चलो ये सब तो ठीक है, पर जो सबसे ज्यादा इस चीज को झंड बनाती है वो है इसके जबरदस्ती के एजी डायलॉग्स। इनका यूज भी बिल्कुल घोर की तरह सिर्फ शॉक करने के लिए किया जाता है, जैसे जब होमलैंडर कहता है मतलब क्या बकवास है यार ये। और जब सेज कहती है She's the evolutionary equivalent of a capybara. It's a giant rodent from South America. मैं समझता हूँ कि ये फनी बनने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये बहुत ज़्यादा क्रिंज और अनोइंग लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी स्कूल के बच्चे ने नई नई गाली शब्द सीखे हैं और वो बार बार उन्हें बोल रहा है। इसकी तुलना सीजन 1 के मज़ेदार डायलॉग से करो, जमीन आसमान का फर्क दिखेगा यार। कूल और एजी बनने की ये बेचैनी सिर्फ शो में नहीं बल्कि उनके सारे प्रमोशन में भी दिखती है। कास्ट के हजारों फोटो मिल जाएंगे जहाँ ये सब मिडिल फिंगर दिखा रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं देखो हम कितने अलग और कूल हैं। ऐसा लगता है कि ये शो सिर्फ खून खराबे के पीछे अपनी खाली और प्रेडिक्टेबल स्टोरी को छुपा रहा है। ये घोर सिर्फ एक नकली डर बनाता है, बाकी फालतू के साइड कैरेक्टर फट रहे हैं, मर रहे हैं, पर मेन कास्ट को एक खरोंच तक नहीं आ रही है। शो देखने में खतरनाक लगता है, पर वो खतरा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कहानी में मैटर ही नहीं करते। ये एक ऐसा तमाशा है जिसका कोई आसार नहीं होता, बस आपका ध्यान भटकाने के लिए बनाया गया है ताकि आपको पता ना चले कि स्टोरी आगे बढ़ ही नहीं रही है। और मेरी सबसे बड़ी दिक्कत इस शो से ये है कि इसमें कभी कुछ इम्पोर्टेंट होता ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए दी बॉयज का काम चारों सीजनों में एक जैसा ही रहा। सीजन 1 एक ग्रुप जो वोट को गिराना चाहता है, सीजन 2 वही ग्रुप जो वोट को गिराना चाहता है, सीजन 3 वही ग्रुप जो वोट को गिराना चाहता है। समझ गए ना आप? और ये इतना बुरा नहीं लगता अगर वोट की हालत भी हर बार सेम नहीं रहती तो। सीजन 1 कंपाउंड वी सबके सामने आता है, पर उनका स्टॉक प्राइस फिर भी ठीक हो जाता है। सीजन 2 स्टॉर्म फ्रंट का नाजी सच सामने आता है, पर वोट उसे छुपा लेता है। सीजन 3 सोल्जर बॉय आधा वोट उड़ा देता है, स्टारलाइट द 7 छोड़ देती है, पर अगले सीजन में सब अचानक ठीक हो जाता है।
हर बार जब लगता है कि दी बॉयज ने वोट को गिरा दिया, वोट अचानक से रिकवर कर लेता है। कहानी पिछले 4 साल से एक ही जगह पर अटकी हुई है और ये बार बार दोहराने वाला पैटर्न सिर्फ वोट और बॉयज के बीच नहीं है, कैरेक्टर्स के बदलाव में भी है। ए ट्रेन को एक अच्छा आदमी बनना होता है, फिर वो सबको धोखा दे देता है, फिर वो अच्छा बनता है और ये लूप चलता रहता है। ह्यू अपने डर पर काबू पाता है और स्ट्रॉन्ग बनता है, पर अगले ही सीजन में वो फिर से वही हो जाता है, कमजोर और डरा हुआ बच्चा बन जाता है। बुचर गैंग पर भरोसा करना सीखता है, पर अगले सीजन में फिर उन्हें धोखा देकर अकेले निकल जाता है। कैरेक्टर कभी आगे बढ़ते ही नहीं है, वो पूरे सीजन में ग्रो करते हैं और नए सीजन आते ही रीसेट कर दिए जाते हैं ताकि राइटर्स को नई स्टोरी ना लिखनी पड़े और वो अपनी पुरानी चीज को ही बार बार बेच सकें। जब मैं इस शो को दोबारा देखना चालू किया तो मुझे एक चीज़ समझ आई और उसके बाद इस शो को देखने का नज़रिया मेरा पूरा बदल गया। ये एक सबूत है जो कि प्रूफ करता है कि ये शो कैसे आप लोगों का टाइम वेस्ट कर रहा है। मुझे सिर्फ 32 एपिसोड में 20 से ज़्यादा ब्लैकमेल के एग्जाम्पल मिले। मेव होमलैंडर को ब्लैकमेल कर रही थी, बॉयज स्टॉर्म फ्रंट को ब्लैकमेल कर रहा है, बॉयज पॉपक्लो को कर रहे हैं, होमलैंडर म्यू को कर रहा है, होमलैंडर स्टारलाइट को कर रहा है, डीप और ए ट्रेन एक दूसरे को कर रहे हैं, एस्ली और ए ट्रेन एक दूसरे को कर रहे हैं, ह्यू एजिकल को कर रहा है, ए ट्रेन डीप को कर रहा है, ए ट्रेन स्टारलाइट को कर रहा है, स्टारलाइट विक्टोरिया नीमोन को कर रही है, मेडेलिन स्टिलविल सेनेटर को कर रही है। स्टारलाइट ने होमलैंडर को करने की कोशिश करी पर वो फेल हो गई। म्यूव ने बूचर को किया, स्टैन एडगर ने ब्लैक न्यूयॉर्क को किया, मेव ने बूचर को किया, स्टैन एडगर ने ब्लैक न्यूयॉर्क के जरिए किया। वोट यूएस गवर्नमेंट को कर रहा है, स्टैन एडगर बॉयज को कर रहा है और बॉयज ने मैलेरी को कई बार किया है। ये 20 एग्जाम्पल तो वो है जो मेरे को अचानक याद आ गए और जब मैंने ध्यान से देखा तो 32 एपिसोड में 30 अलग अलग ब्लैकमेल के मामले हैं। कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ साइड कैरेक्टर के होते हैं, पर ये चीज शो का असली चेहरा सामने लाती है। इसका मतलब है कि शो के लगभग हर एपिसोड में कोई ना कोई किसी ना किसी को ब्लैकमेल कर रहा होता है। एक बार जब मैंने इस पैटर्न को पकड़ लिया तो फिर मैं इसे इग्नोर ही नहीं कर पाया। अब जब भी कोई बड़ा सामना या पावर शिफ्ट होता है, मैं ये नहीं सोचता कि अब आगे क्या होगा, बल्कि मैं ये सोचता था कि इस बार ये लोग ब्लैकमेल का यूज कैसे करेंगे, और हर बार मैं सही निकलता था और तभी सारी कड़ियां आपस में जुड़ गईं। कोई किसी को मार क्यों नहीं रहा था, वोट कभी बर्बाद क्यों नहीं हुआ, दी बॉयज अभी तक वहीं भागे भागे क्यों फिर रहे हैं जो वो सीजन 1 में थे, होमलैंडर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें क्यों करता रहता है, कुछ करता क्यों नहीं है। चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मेव ने होमलैंडर को प्लेन क्रैश की वीडियो से ब्लैकमेल किया और अचानक से वो और एलिना सेफ हो गए। ब्यूचर ने स्टैन एडगर को रियान की इन्फो से ब्लैकमेल किया और ब्लैक न्यूयॉर्क से उसकी जान बच गई। स्टारलाइट ने न्यूमैन को रेड रिवर की फाइल से ब्लैकमेल किया और न्यूमैन अब किसी कैरेक्टर को मार नहीं सकता। पैटर्न एकदम क्रिस्टल क्लियर है। एक बार जब कैरेक्टर के पास एक दूसरे का राज हो जाता है तो वो अमर इमॉर्टल हो जाता है। ये 30 ब्लैकमेल तरीके कोई ड्रामा को नहीं बढ़ाते, बल्कि ये ड्रामा को होने से रोकते हैं। और सुनो, मुझे नहीं लगता ये कोई गलती है। शो रनर एरिक ने शुरू से ही 5 सीजन का प्लान बनाया था, इसलिए उन्होंने एक ऐसा यूनिवर्स बनाया जहां सीजन 5 से पहले कुछ खत्म ही नहीं हो सकता, जहां ब्लैकमेल सब चीजों को एक जगह रोक के रखे, जहां झगड़े हमेशा रीसेट हो जाते हैं और बिना कुछ बदले कहानी सालों तक खींची चली जाती है। ये सिर्फ बुरी राइटिंग नहीं, ये ऐसी राइटिंग है जो आपका टाइम खींचने के लिए डिजाइन की गई है। ब्लैकमेल का यूज एक बहाने की तरह किया जाता है ताकि उन्हें बताना ना पड़े कि कोई मर क्यों नहीं रहा, वोट गिर क्यों नहीं रहा और कहानी आगे क्यों नहीं बढ़ रही। ये राइटर रूम का एक सिस्टम फेलियर है। और सबसे बड़ा दोगलापन तो देखो, दी बॉयज ने अपनी पूरी ब्रांडिंग इस बात पर की है कि वो उन बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट सुपर हीरोज कंपनी जैसे मार्वल्स का मजाक उड़ाते हैं जो पैसे के लिए कहानी को खींचते रहते हैं। वो मार्वल का मजाक उड़ाते हैं उनके एंडलेस सीक्वल के लिए, लेकिन एक ऐसा सिस्टम बनाकर जो कहानी को 5 सीजन तक आगे बढ़ने ही नहीं दे, वो खुद वही बन गए हैं जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। एक ऐसा कॉर्पोरेट प्रोडक्ट जो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के लिए कंटेंट को खींचने के लिए बनाया गया हो और बाहर से वो ऐसे नाटक कर रहे हो जैसे कि वो सिस्टम के खिलाफ हैं। द बॉयज सुपर हीरोज का एक शानदार मजाक उड़ाने वाले शो से बढ़कर अब कहानी को रोकने का एक लूप बन चुका है। बार बार ब्लैकमेल का सहारा लेकर साइड कैरेक्टर्स को बचाना और होमलैंडर को बुद्धू दिखाकर उसकी ताकत कम करना। राइटर ने एक ऐसी दुनिया बना दी है जहाँ कुछ भी बड़ा नहीं हो सकता है। इस खराब राइटिंग को खून खराबे और ह्यू की बेइज्जती के पीछे छुपा दिया जाता है ताकि आपका ध्यान भटके रहे और आपको पता भी ना चले कि इसका प्लॉट ट्विस्ट जाम हो चुका है। जब होमलैंडर जैसा डर का दूसरा नाम
खराब राइटिंग की वजह से मजाक बना दिया जाए और मेन हीरो की ग्रोथ को बार बार जीरो कर दिया जाए ताकि स्टेटस क्यू बना रहे, तो शो एक कहानी नहीं रहता, वो एक ब्रांड बन जाता है। एक ऐसा ब्रांड जिसे कहानी को एक अच्छे अंत तक पहुंचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस उसे लंबा खींचते जाना है, खींचते जाना है और खींचते जाना है। सीज़न 5 इसका आखिरी सीज़न है और मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है। सीज़न 5 का बहुत ट्रेंड चल रहा है, लोग देख रहे हैं, लोग रिव्यूज़ डाल रहे हैं, पर मेरा बिल्कुल देखने का मन नहीं है। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं देखता हूँ, उसके बाद उसका रिव्यू डालते हैं। क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ 1% मिरेकल हो जाए, पर मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। बाकी दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताओ और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।